हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, जैसे हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैम आपकी थोड़ी तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं पढ़ा रही। मैं इसको कवर कर लेता हूँ। 2 टॉपिक हैं अर्थशास्त्र में। चलिए पहले जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इसे क्यों सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया है। तो अर्थशास्त्र को हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र होता क्या है? तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। अतः मनुष्य द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी क्रियाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन से संबंधित होती हैं। अर्थशास्त्र में मनुष्य की 2 प्रकार की क्रियाएं हैं। कहने का मतलब है मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है वो या तो डायरेक्टली रुपए से रिलेटेड होती हैं या इनडायरेक्टली रुपए से रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो रुपए से ही रिलेटेड होती हैं, है ना। पहले हम जान लेते हैं कि 2 प्रकार की क्रियाएं मनुष्य करता है। पहला है आर्थिक क्रियाएं और दूसरा है अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं? मानव के वे सभी कार्य आर्थिक क्रियाओं से संबंधित माने जाते हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध धन से है। मतलब वे क्रियाएं जो डायरेक्टली धन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, मनी से रिलेटेड होती हैं, तो वे क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें क्या क्या आता है? तो उद्योग से उत्पादन, ठीक है, जब आप कोई बिजनेस चला रहे होते हैं उससे रुपए आपको मिल रहा है तो वो किस में आ जाएगा? आर्थिक क्रियाओं में आ जाएगा। मोटरसाइकिल चलाना, ठीक है, व्यापार आप कर रहे हैं तो आपको रुपए मिल रहा है। रिक्शा चला रहे हैं तो आप रुपए कमा रहे हैं। दुकान खोले हुए हैं तो रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी क्रिया जिससे आपको रुपए मिल रहा है, आप रुपए कमा रहे हैं, तो वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे अनार्थिक क्रियाएं। अर्थशास्त्र में ऐसे समस्त कार्यों को अनार्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध धन से नहीं है। मतलब ऐसी कोई भी क्रिया जो आप रुपए के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आप रुपए नहीं कमा रहे हैं उससे। हो सकता है अन्य फायदे हो रहे हों लेकिन रुपए नहीं आप कमा रहे हैं, तो ऐसी क्रियाएं अनार्थिक क्रियाओं में आता है। जैसे आप पूजा कर रहे हैं घर में, ठीक है, जंगल में पूजा कर रहे हैं, या एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं देख रहा है इंसान, ठीक है, तो ऐसे कार्य जो होते हैं वो अनार्थिक क्रियाओं में आते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होता है। ठीक है, मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी क्रियाएं मनुष्य करता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी से रिलेटेड होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक आर्थिक क्रिया होती है और दूसरी होती है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धन से संबंधित होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धन से संबंधित नहीं होती। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं में आ जाएगा रिक्शा चलाना, बिजनेस आप कोई चला रहे हैं, ठीक है, कैसा भी चीज़ हो, बस आप रुपए कमा रहे हैं। अगर रुपए से संबंधित तो आर्थिक क्रिया है, रुपए से संबंधित नहीं है तो अनार्थिक क्रिया है। अब हम थोड़े सरल शब्दों में जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं? तो वस्तु और सेवाएं, उनका जो उत्पादन होता है, उनका वितरण, उनका विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं हम। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ, धन, शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र किससे बना हुआ है? शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। तो हम इसका शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र के अंदर हम क्या करते हैं? धन का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ, धन, शास्त्र। अर्थ का अर्थ क्या है? धन, और शास्त्र का अर्थ है अध्ययन, मतलब धन का अध्ययन। अब हम जान लेते कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, मतलब किसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। इसी एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सन 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। तो आप समझ गए होंगे कि धन का विज्ञान किसने कहा था अर्थशास्त्र को? तो एडम स्मिथ ने कहा था। कब कहा था? 1776 में। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक का नाम है। नाम चाहे आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है नाम। और एडम स्मिथ का नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं को अर्थशास्त्र के पिता के नाम से हम जानते हैं। एडम स्मिथ को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कारण इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्होंने बुक कब लिखी? 1776 में लिखी। क्या बुक का नाम था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी पुस्तक का नाम था। और इसी पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। कई मनोवैज्ञानिक हुए हैं, ये अर्थशास्त्री कहेंगे हम यहाँ पे, कई अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने अलग अलग परिभाषा दी है अर्थशास्त्र की। ठीक है, इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो इन्होंने इसे धन का विज्ञान कहा है और इन्होंने कहा है कि धन अथवा राष्ट्रीय आय का
भूस्वामियों, श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में वितरण किस प्रकार होता है, ये हमें अर्थशास्त्र बताती है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्री हमें बताती है कि धन का वितरण कैसे करना है। इसके बाद दूसरे अर्थशास्त्री आए जिनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल। ये भी काफ़ी फेमस रहे। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है जो है जीवन की साधारण दिनचर्या में करता है, तथा वह हर एक प्रयास जो सुखी जीवन के लिए आवश्यक भौतिक साधन जुटाने में करता है अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब इनका संबंध अर्थशास्त्र, जैसे उन्होंने अर्थशास्त्र को धन से संबंधित बताया, इन्होंने सामाजिक कल्याण से संबंधित बताया। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र समाज कल्याण से संबंधित है। ठीक है, मनुष्य के कल्याण से संबंधित है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को मनुष्य के कल्याण का साध्य बताया और कहा कि इसका संबंध उन हर चीज़ से है, हर उस भौतिक साधन से है जो मनुष्य के कल्याण के लिए आवश्यक है। अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। काफ़ी फेमस बुक है, 1890 में ये बुक लिखी थी इन्होंने, जिसे हम लोग अर्थशास्त्र के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनके बाद एक अर्थशास्त्री आए जिनका नाम था लॉर्ड रॉबिन्स। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए यहाँ पे दुर्लभ साधन लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऐसे साधन जो भविष्य में कभी समाप्त हो सकते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, तो ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे एक समय बाद। और वैकल्पिक उपयोग से मतलब है इनके कई उपयोग होते हैं, तो हमें उन उपयोगों पर फोकस करना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे कोयला है, कोयला एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके वैकल्पिक उपयोग क्या हैं? उसे हम ट्रेन में भी यूज़ करते हैं, रेलगाड़ी चलाते हैं। ठीक है, उसे प्रेस करने में भी यूज़ करते हैं, बिजली बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो हमें उसका यूज़ उन चीज़ों में ज़्यादा करना है जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर बिजली बनाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो सिर्फ कोयले का यूज़ हम बिजली बनाने में करें। ऐसे प्रोफेसर रॉबिन्स थे, इन्होंने ये भी कहा कि ह्यूमन जो वांट्स होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं मनुष्य की, वो अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, वो बढ़ती जाती हैं समय के साथ साथ। ठीक है, अगर उसके पास आज 10 रुपये है तो वो 10 रुपये तक की इच्छाएं रखेगा। उसके साथ अगर उसके पास रुपये बढ़ जाते हैं, 100 रुपये हो जाते हैं, तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाएंगी। 1000 हो जाएंगी तो और इच्छाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, वो उतने ही रहेंगे। ठीक है, वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो यही कहने का मतलब है कि ह्यूमन इच्छाएं हमेशा ज़्यादा बढ़ती रहती हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा सीमित रहते हैं। तो हमें सीमित रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए चीज़ों का यूज़ करना है और जो बेस्ट पॉसिबल यूज़ है वो करना है, जो सबसे अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं उस चीज़ का। जैसे कोयले का जो सबसे अच्छा उपयोग है हमें वो करना चाहिए। ठीक है, बिजली का जो सबसे अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं उसमें हमें बिजली उपयोग करनी चाहिए। फालतू का कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। वो कहा था इन्होंने कि अर्थशास्त्र हमें बताता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का और अच्छे से अच्छे यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र तो ये कहा था प्रोफेसर रॉबिन्स, धन का विज्ञान माना था। फिर आए अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने पुस्तक लिखी 1890 में, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या बताया कि एक कल्याण संबंधी परिभाषा दी इन्होंने और कहा कि कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? तो मानव कल्याण का विज्ञान है। फिर आए प्रोफेसर रॉबिन्स, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने 1932 में एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या बोला कि जो अर्थशास्त्र है उसे दुर्लभता का सिद्धांत माना। इनका मत था कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं और उनको पूरा करने के जो साधन हैं वो सीमित हैं। ठीक है, तो ये 3 परिभाषाएं दी थी। अगर इतिहास के बारे में भी पूछा जाए अर्थशास्त्र के, तो इन्हीं तीनों के बारे में आप लिख सकते हैं कि पहले आए थे एडम स्मिथ, फिर मार्शल आए और फिर आए प्रोफेसर रॉबिन्स या लॉर्ड रॉबिन्स। ठीक है, इन्होंने तीनों की पुस्तक लिख देना और बताना कि पहले ने किसने, जो एडम स्मिथ है उन्होंने धन का विज्ञान माना। उसके बाद आए अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांत में जो मानव कल्याण है उससे सर्वोपरि माना। उसके बाद आए लॉर्ड रॉबिन्स, इन्होंने दुर्लभता संबंधी सिद्धांत दिया था। कहा कि मानव की जो आवश्यकताएं वो असीमित है और उनको जो पूरा करने के साधन है वो सीमित हैं पृथ्वी पर। तो ये 3 परिभाषाएं हो गई इनकी। अब हम अर्थशास्त्र के प्रकार पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो माइक्रो से आपको समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो मतलब होता है छोटा, जबकि मैक्रो मतलब होता है बड़ा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है छोटा और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है बड़ा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम सिर्फ एक इंसान के बारे में पढ़ेंगे कि एक इंसान की इच्छाएं क्या हैं, उसकी डिमांड क्या है। ठीक है, वो क्या सप्लाई करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है इकोनॉमी में। और जबकि समष्टि में क्या करेंगे, पूरी इकोनॉमी का देखेंगे हम। चलिए आगे जान लेते हैं इनके बारे में।
तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म यानी माइक्रो। जैसा कि इसके नाम से ही इसके बारे में समझ में आता है, इस अर्थशास्त्र एक व्यक्ति या एक फर्म के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति के जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन करते हैं हम। इसमें व्यक्ति या फर्म के उन आर्थिक निर्णयों को समझने का प्रयास किया जाता है जो है किसी भी आर्थिक गतिविधि को संपन्न करने से पहले लेता है। जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति बचत की बात करते हैं, या किसी एक इंसान की मांग की बात करते हैं, या एक इंसान की पूर्ति की बात करते हैं, तो इन चीज़ों में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति की मांग का क्या असर पड़ सकता है किसी भी इकोनॉमी में, या एक व्यक्ति जो पूर्ति करता है, उत्पादन करता है किसी भी चीज़ का, तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो ये सब किस में हम अध्ययन करते हैं, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र का वह भाग जो बड़े समूहों तथा औसतों के संबंधों पर विचार करता है समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। उदाहरण, किसी देश की समस्त राष्ट्रीय आय, समस्त राष्ट्रीय उपभोग, समस्त राष्ट्रीय उत्पादन, समस्त मांग, समस्त पूर्ति, वृहत मूल्य स्तर आदि का निर्माण कैसे होता है और किन कारणों से इसमें घटौती या बढ़ोतरी होती है, इसका अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं या समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। कहने का मतलब है, व्यष्टि में क्या करते थे हम लोग, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक व्यक्ति की जो इनकम होती थी या एक व्यक्ति की जो बचत होती थी, ठीक है, जो खर्चा होता था उसका, जो वो डिमांड करता था, जो मांग करता था और जो उत्पादन करता था, उस पर हम लोग फोकस करते थे, उसका अध्ययन करते थे। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, पूरे समूह की, किसी देश का जितने भी व्यक्ति हैं उन सबकी राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे हैं। ठीक है, जितनी उनकी डिमांड है उसका आकलन कर रहे हैं, जितनी वो पूर्ति कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पूरे समस्त देश की, ये बहुत बड़े समूह का अध्ययन किया जाता है। जबकि व्यष्टि में क्या होता था, सिर्फ एक व्यक्ति की करते थे, और समष्टि में क्या करते हैं, हम पूरे समूह की करते हैं। ठीक है, जितना बड़ा समूह होगा उसका अध्ययन करेंगे हम, चाहे उसकी राष्ट्रीय आय की बात हो कि नेशनल इनकम का जो अध्ययन किया जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बनेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसके कितने भाग हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इनके बीच में अंतर क्या है, और पूछ सकता है कि इसके जनक कौन है अर्थशास्त्र के, सबसे पहले अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी, और अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्रियों ने कैसे कैसे पहचान की है, किसने क्या कहा, धन का विज्ञान किसने कहा है, कल्याण का विज्ञान किसने कहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। अब कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं। पहला है कि अमर्त्य सेन द्वारा लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। उन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकें तथा पर्चे लिखे हैं। सन 1998 में उन्हें नोबेल पुरस्कार तथा सन 1999 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा, भारत के फेमस अर्थशास्त्री रहे हैं ये, बंगाल के रहने वाले थे ये। ऐसा हुआ था कि सन 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, तो वो पूरा अकाल, और उसमें कम से कम 20 से 30 लाख लोग मरे थे, और उस अकाल को अमर्त्य सेन ने अपनी आंखों से देखा था। तो उसके बाद उन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने गरीबी और भूख जैसे विषयों पर काफ़ी काम किया, और इन विषयों पर काम करने के लिए उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में ने, और 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सेकंड पॉइंट है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था। तो कौटिल्य या चाणक्य का नाम तो आप सभी ने सुना होगा कि कैसे इन्होंने एक साधारण से लड़के को राजा बना दिया था। बहुत दिमाग था इनके अंदर, और आज के टाइम पे भी जो कानून व्यवस्था है काफ़ी हद तक इनके जो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी उससे मिलती जुलती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस इससे बन सकते थे जो मैंने आपको बता दिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब एक टॉपिक बचेगा आपका अर्थशास्त्र का, उसे मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।